एमपी विधानसभा का चुनाव का वक्त चल रहा था। चुनाव प्रचार प्रसार बंद हो चुका था। सारे प्रत्याशियों को हिदायत दे चुकी गई थी कि अब चुनाव प्रचार नहीं होगा, क्योंकि मतदान का समय नजदीक था। चारों तरफ पुलिस मुस्तैदी से थी कि कहीं कुछ गड़बड़ न हो जाए। इसी बीच एक मर्डर हो जाता है और कार के कंडक्टर वाले सीट पे उस लाश को रखा जाता है इस तरह कि मानो कि कोई बैठा हुआ है या कोई सोया हुआ है। उस लाश को 3 गोली लगी थी और उस कार को लगभग रेत घाट से होता हुआ पॉलिटेक्निक मोड़, उसके बाद रोशनपुर चौराहा, फिर लिंक रोड चौराहा, फिर नगर चौराहा होते हुए चेतन ब्रिज क्रॉस करके परखेरा के पुराने खंडर में उस लाश को फेंक दिया जाता है। फिर वापस कार कस्तूरबा नगर, जो एक भीड़ भाड़ का इलाका है, वहाँ उस कार को छोड़ दिया जाता है। कार की चारों खिड़की नीचे कर दी जाती है, कार की चाबी कार में ही लगा दी जाती है और वहाँ कार छोड़ के चल जाता है कातिल, ये सोच के कि इस कार की चोरी हो जाएगी तो अगर कल को पता भी चलता है इस मर्डर के बारे में तो चोरी करने वाला फंसेगा। कातिल एक शादी समारोह में जाता है, वहाँ एक दुल्हन को देखता है। दुल्हन उसे इतनी खूबसूरत लगती है कि वो सोचता है कि काश इस दुल्हन के साथ मैं सुहाग रात मनाता, और ऐसा ही होता है। एक बार नहीं बल्कि बार बार सुहाग रात वो उस दुल्हन के साथ मनाता है। मैं रजनी श्रीवास्तव आपके सामने एक ऐसी कहानी लेके आई हूँ जिसके बारे में सुनकर आप चौंक जाएंगे। ये कहानी क्या है, वो लाश किसकी थी, मर्डर करने वाला कौन था और वो दुल्हन कौन थी जिसके साथ वो आदमी बार बार कातिल सुहाग रात मनाता है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। 11 नवंबर 2013 का दिन एक व्यक्ति खंडर की तरफ से गुजर रहा होता है, तभी उसको कुछ दुर्गंध आती है तो वो खंडर में झांक के देखता है कि एक लाश जल रही है। उस लाश को वो बुझाता है और नज़दीकी थाना जो होती है उसको खबर करता है। नज़दीकी पुलिस स्टेशन है। चुनाव का चूँकि समय चल रहा था और इस तरह की घटना जब पुलिस के सामने आती है तो क्राइम ब्रांच एक्टिव हो जाता है और वहाँ के जो एसएचओ होते हैं एसीपी शैलेंद्र चौहान, एसपी आयुष्मान सिंह और डीआईजी श्रीनिवास वर्मा वहाँ पे अपनी पूरी टीम के साथ पहुँचते हैं। डॉग स्क्वाड पहुँचता है और फॉरेंसिक लैब वाला पहुँचता है। जब पुलिस उस लाश को अपनी हिरासत में लेती है तो देखती है कि उस लाश में एक महंगी सी हाथ में अंगूठी है। वो काफ़ी महंगी अंगूठी देखने से लग रहा था, तो पुलिस इससे अंदाज़ा लगाती है कि शायद ये आदमी काफ़ी अमीर होगा। और फिर उस लाश के पास एक पर्स मिलता है। पर्स को जब देखती है, टटोलती है, तो उस पर्स में से लगभग 5,000 रुपया कैश होता है और एक गैस एजेंसी का कुछ कागज़ होता है। हालांकि उस गैस एजेंसी वाले कागज़ में सिर्फ एक नंबर दिख रहा था। गैस एजेंसी का जो नंबर होता है उस पर पुलिस जाती है, कॉल करती है, फिर उस गैस एजेंसी वाले जाती है, वो अपने डाटा से चेक करता है, तब पता चलता है कि ये किसी मनीष तख्तानी का नंबर है, पुत्र दिलीप तख्तानी, जो एयरपोर्ट के पास पंचवटी कॉलोनी मकान नंबर 47 में रहता है। फिर पुलिस वहाँ जाती है और पूछती है दिलीप तख्तानी से कि आपका बेटा कहाँ है मनीष। तो फादर बोलते हैं उसके कि गया हुआ है, कुछ काम से गया हुआ है। बोलिए कोई बात है, किसी तरह की बात है। पुलिस परिवार वाले को लेके पोस्टमार्टम जहाँ हो रहा था उसका वहाँ पहुँचती है तो पता चलता है कि उसको 3 गोली लगी थी, एक सिर में लगी थी और 2 पेट में लगी थी। परिवार वाले जैसे ही वो आधा से ज़्यादा जल गया था देखती है तो पता चलता है कि वो उसी के बेटा का लाश है। पूरा परिवार सदमे में चला जाता है, रोआ कानी जो होता है वो जाता है। लेकिन चूँकि ये जो लड़का था ना वो भोपाल का बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, इनका अपना प्लाई का बहुत बड़ा बिजनेस चलता था और ये मात्र इकलौता बेटा उस परिवार का था। पुलिस पूरे हरकत में आती है, जांच पड़ताल शुरू होता है, जितने भी मुखबरी करते हैं, जो इन्फॉर्मेशन देते हैं पुलिस सबको
एक्टिव किया जाता है और 100 से ज़्यादा लोगों को हिरासत में लिया जाता है कि कहीं ये मामला लूटपाट किडनैपिंग का तो नहीं है। सब लोगों को हिरासत में लेने के बाद पुलिस के हाथ कुछ खास नहीं लगता है। समय भी बीत रहा था। फिर पुलिस शोरूम जाती है, वहाँ एक एक स्टाफ से पूछती है, उससे भी पूछताछ में कुछ खास पता नहीं चलता। तभी एक नौकर कहता है कि मालिक को शाम 4 बजे कॉल आया लैंडलाइन पे, और मालिक बोलते हैं मामा जी आप देख लीजिएगा सारे स्टाफ लोगों को और समय पे दुकान बंद कर दीजिएगा, मैं कुछ काम से जा रहा हूँ, हो सकता है लेट भी आए। हालांकि वो जो नंबर कॉल आता है उसकी जांच होती है तो वो किसी अननोन आदमी का होता है। लैंडलाइन पे जो कॉल आता है, ये दिन था 2013 11 नवंबर। तभी पुलिस का जो मुखबरी करते हैं उसमें से एक व्यक्ति पुलिस को इन्फॉर्मेशन देता है कि एक जानकारी हमारे पास है, हो सके तो देखिए कहीं आपके काम आ जाए। तब पता चलता है कि 19 अक्टूबर 2013 को मनीष की जो पत्नी होती है 15 दिन के लिए घर छोड़ के भाग जाती है, जिसका FIR भी होता है। हालांकि पुलिस इसमें ज़्यादा हरकत नहीं करती है क्योंकि ये जो सपना है मनीष की पत्नी, जिस तरह से जाती है भाग के 15 दिन बाद वो खुद स्वयं घर पे आ जाती है। तब पुलिस हरकत में आती है और इससे पूछताछ करती है कि सपना तुम बताओ तुम 15 दिन कहाँ थी। तब सपना बोलती है कि मैं 15 दिन अपने मायके में थी। पुलिस अपनी टीम भेजकर उसका जो मायके खंडन में होता है वहाँ पता करती है। तो मायके वाले से जब बैठा के बात होता है तब पता चलता है सपना तो वहाँ 7 से 8 दिन थी, फिर बाकी दिन कहाँ थी। तब ये वापस सपना को हिरासत में लेते हैं और एकदम मुस्तैदी से सख्ती से पूछते हैं कि सपना तुम 7-8 दिन कहाँ थी। सपना शुरू में आनाकानी करती है, पुलिस CDR रिपोर्ट अपना निकालती है। तब पता चलता है कि ये जो सपना थी ये अमरपुरी इलाके में एक होटल है, वहाँ वो रुकी हुई थी। CDR रिपोर्ट से एक बात भी सामने आती है कि जिस दिन मनीष का कत्ल हुआ उसी दिन सपना के मोबाइल से एक व्यक्ति को मैसेज गया था कि काम हो जाएगा तो कॉल करना, और कुछ घंटों के बाद फिर उस कॉल भी आया और सपना उससे बात की। जब CDR रिपोर्ट से लोकेशन और सारा चीज़ खंगाला गया तो जिस व्यक्ति से बात होता था उसका नाम था हर्षप्रीत सलूजा। पुलिस इस मामले में एक और व्यक्ति को पकड़ती है कॉल रिकॉर्ड के माध्यम से, जिसका नाम होता है आमिर उर्फ आमीन, जो बंगाल का था, और सपना को तो हिरासत में ही ली। तीनों लोगों को जब हिरासत में ली तब एक ऐसा खुलासा हुआ जिसको सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। 2006 में सपना की शादी मनीष तख्तानी से होती है। पलाई का बहुत बड़ा ये बिजनेसमैन होता है और इकलौता बेटा होता है। इसकी शादी में ये हर्षप्रीत सलूजा जब दुल्हन को देखता है तो सोचता है कि काश मैं इसके साथ सुहागरात मनाता। हर्षप्रीत मनीष तख्तानी के घर के थोड़ी ही दूर पे रहता था, देवर बनकर हमेशा घर पे आ जाता था और इन लोगों की मुलाकात होती थी। इन लोगों में दोस्ती हो गई और दोस्ती कब प्यार में बदल गया इन लोगों को भी पता नहीं चला और ये लोगों में अनैतिक संबंध बन गए। लेकिन परिवार वालों को इसके बारे में कुछ भी खुलासा नहीं है। एक दिन सपना, हालांकि इन लोगों की शादी का लगभग 6 साल हो गया था, इस शादी से एक 3.5 साल की बेटी भी थी, लेकिन एक दिन सपना को लगा कि मैं अब मनीष के साथ नहीं रहूँगी, हर्षित के साथ रहूँगी, हर्षप्रीत के साथ रहूँगी, और वो घर छोड़ के भाग जाती है, जिसमें वो 15 दिन के लिए जाती है। 7-8 दिन मायके में रहती है और 7-8 दिन वही अमरपुरी इलाके के एक होटल में रहती है और फिर वो वापस आ जाती हैं। और तभी उसके बाद ये लोग इसको मारने का प्लान बनाते हैं और 11 नवंबर 2013 के दिन शाम को 4 बजे इस मनीष को एक कॉल आता है और कॉल आने पर यही बोला जाता है कि तुम्हारी पत्नी का किसी के साथ अफेयर चल रहा है, अगर जानना चाहते हो तो मैं तुम्हें जो पता बता रहा हूँ वहाँ पे आ जाओ। उसको बच्चे को बुलाया जाता है मनीष को, वो बताए हुए जगह पे पहुँचता है। वहाँ एक होटल होता है, मैरिज हॉल होता है वहाँ पे जब वो पहुँचता है तो उसको बोलता है कि मैरिज हॉल के पीछे एक बागीचा है, वहाँ पे आओ, मैं नहीं चाहता कि मुझे तुमसे कोई बात करते हुए देख ले, ताकि कल को इस मामले में मेरा नाम खसर जाए। इधर मनीष फ़ोन पे बात ही कर रहा था, तभी इसका फ़ायदा उठाते एक दूसरा व्यक्ति कार में घुसता और पीछे से उसके सिर पे गोली मार देता है। मनीष वहीं ढेर हो जाता है और 2 गोली उसके
पेट पे मार देता है। फिर लगभग 11-12 किलोमीटर, चुनाव का टाइम था, इतनी मुस्तैदी थी, लेकिन फिर भी पुलिस वालों की नज़र नहीं पड़ती है और 11-12 किलोमीटर खंडहर के पास उस लाश को जलाया जाता है। अगर उस जगह से, अगर उस खंडहर के जगह से कोई राहगीर, अजनबी राहगीर नहीं पहुंचता तो शायद इस केस का खुलासा भी नहीं हो पाता। वो राहगीर गुजरा और पुलिस को खबर किया। ये खबर आप तक पहुंचाने का हमारा मकसद होता है सिर्फ आपको जागरूक करना, और जो भी लोग क्राइम करते हैं वो इतना जान लें कि कोई ना कोई सुराग छूट ही जाता है, चाहे आप कितनी भी सफाई से कीजिए, और आपको आपके बुरे कर्म का फल मिलता है। 2016 में ये हर्षप्रीत, आमिर और सपना को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उम्र कैद की सज़ा दी है। हालांकि ये लोग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पहुंचकर अपने सज़ा में रियायती न ले लें, इस बात का ख्याल मनीष के पिताजी पूरा रख रहे हैं। फिर मिलती हूँ अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।